गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी का 5वां चैप्टर नागरी लिपि के क्वेश्चन आंसर को। क्वेश्चन आंसर इससे पहले भी आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन आंसर है वो आंसर लिखने का तरीका सबसे अलग है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? देवनागरी जो लिपि है इसके अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? आंसर देखिए। देवनागरी लिपि हमारे देश की पुरानी लिपि है। देवनागरी लिपि जो है हमारे देश की क्या है? सबसे पुरानी लिपि है। आज से बहुत पहले इस लिपि के टाइप बने। इस लिपि के क्या बने? टाइप बने। जब टाइप बनेगा तो ऑटोमेटिक पुस्तक छपने लगेगा। इनमें पुस्तक छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इसका आंसर लिखा है। क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? तो आंसर है, देवनागरी लिपि हमारे देश की क्या है? पुरानी लिपि है। आज से बहुत पहले इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तक छपने लगी, इससे इसके अक्षरों में क्या हुई? स्थिरता आ गई। ठीक है, चलिए आगे। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? तो देवनागरी जो लिपि है उसमें कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है इसके बारे में बतलाना है। आंसर देखिए क्या है। देवनागरी लिपि में बहुत सी भाषाएं लिखी जाती है। देवनागरी जो लिपि है उसमें बहुत सी भाषाएं क्या होती है? लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल, हमारे पड़ोसी देश जो है कौन है? नेपाल है। तो नेपाल में जो नेवारी भाषाएं इसी लिपि में छपती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल में जो भाषा है कौन? नेवारी, वो भी किस लिपि में छपती है? वो भी देवनागरी लिपि में छपती है। ठीक है, अब देखिए, मराठी भाषा भी इसी लिपि से में लिखी जाती है। मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके अतिरिक्त दुनिया में जहां भी संस्कृत व प्राकृतिक की पुस्तक प्रकाशित होती है, इसके अलावा दुनिया में कहीं भी संस्कृत या प्रकृति की पुस्तक प्रकाशित होती है, देवनागरी लिपि में ही होती है। किस लिपि में होती है? देवनागरी लिपि में ही होती है। यह लिपि बहुत ही विशाल और व्यापक है। यह जो लिपि है बहुत ही विशाल और क्या है? व्यापक है। समझ में आ गया? क्वेश्चन का जो आंसर आप देख लीजिए, सबसे हटके है, सबसे अलग है, बिल्कुल आसान तरीका है और लैंग्वेज भी पूरा आसान है। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है, जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से अनुरोध है कि दोस्तों के बीच शेयर करें, जिससे उनको बेहतर कंटेंट मिल सके। क्वेश्चन है, लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है? लेखक ने किस भारतीय लिपि से देवनागरी का संबंध बताया है? लेखक ने भारत की नागरी लिपि यानी नंदी नगरी से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। लेखक ने भारत की नगरी लिपि यानी क्या? नंदी नगरी से देवनागरी का संबंध बतलाया। अगला देखिए क्या है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नंदी नगरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने इसका उल्लेख किया है? नंदी नगरी क्या है और लेखक ने इसका उल्लेख किस प्रसंग में किया है? आंसर देखिए क्या है। नंदी नगरी दक्षिण भारत की लिपि। नंदी नगरी जो है कि कहाँ की लिपि है? साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत की, यानी नगरी लिपि नंदी नगरी कहलाती है। यानी नंदी नगरी दक्षिण भारत की लिपि यानी नागरी लिपि क्या कहलाती है? मतलब दक्षिण भारत की जो लिपि है कौन? नंदी नगरी जो है, यानी नंदी नगरी कहाँ की लिपि है? दक्षिण भारत की लिपि है। लेखक ने लिपि संबंधी यानी देवनागरी लिपि की उत्पत्ति के चर्चा के संबंध में उसका उल्लेख किया है। इस लिपि का उल्लेख किसके संदर्भ में किया है? देवनागरी लिपि के संबंध में इसका उल्लेख किया है। अब देखिए, नगरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं उसका विवरण दे। क्वेश्चन है कि नगरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए, इसका क्या करना है? विवरण देना है। तो आंसर देखिए क्या है। नगरी लिपि के आरंभिक लेख, नगरी लिपि के जो आरंभिक लेख है, शुरुआती लेख है, 8वीं सदी से मिलने लगे। कब से मिलने लगे भाई? 8वीं सदी से मिलने लगे।
और भारत के 9वीं सदी से प्राप्त होने लगे। और भारत में कब से प्राप्त होने लगे? भारत में 9वीं सदी से प्राप्त होने लगे, या भारत से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ विद्वानों का मत है कि गुजरात के ब्राह्मण नगरों में सबसे पहले इस लिपि का प्रयोग हुआ। कुछ लोगों का सोच है, आइडियोलॉजी है कि जो गुजरात के ब्राह्मण नगरों में जो है इस लिपि का क्या हुआ? प्रयोग किया गया। इससे इसका नाम क्या पड़ गया? नगरी पड़ गया। इससे इसका नाम क्या पड़ गया? नगरी पड़ गया। अब देखिए तीसरे मत के अनुसार सबका अपना अपना मत है। काशी देवनगरी है। काशी क्या है? देवनगरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि को नगरी लिपि कहा गया। ये सब इससे संबंधित तथ्य है। इसके सुन लीजिए। क्वेश्चन का आंसर तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीका से लिखाया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना नागरी लिपि का मुख्य पहचान क्या है? देखिए ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि का मुख्य पहचान क्या है? आंसर देखिए। ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि एक प्राचीन सिद्ध और क्या है? प्राचीन सिद्ध और जनहित के कंठधार लिपि है। क्या क्या है? प्राचीन सिद्ध और जनहित के क्या है? कंठधार लिपि है। यह जितनी लोकप्रिय थी ब्राह्मी और सिद्धम लिपि उतना नहीं थी। यह जितना लोकप्रिय था उतना ही ब्राह्मी और सिद्धि लिपि नहीं थी। ब्राह्मी और सिद्धम क्षेत्र लिपि नगरी लिपि की मुख्य पहचान यही है कि यह कई भाषाओं से अपने आप को काफी बलशाली बनी हुई है। कई भाषाओं से अपने आप में काफी क्या बनी हुई है? बलशाली बनी हुई है। ठीक है, अगला देखिए क्या है। उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नगरी लेख प्राप्त हुए? क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नगरी लेख क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आंसर क्या? उत्तर भारत में सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार, महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह, अकबर आदि शासकों के प्राचीन नगरी लेख प्राप्त हुए। इन शासकों के प्राचीन नगरी लेख क्या हुए हैं? प्राप्त हुए हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम, कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिए आप लोग। इसकी सोच लीजिए। देखिए जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं लाइक भी करें, सब्सक्राइब तो किया ही होगा आप लोगों ने, और कमेंट भी करें, जिससे पता चले कहीं कोई कमी है तो उसको भी सुधार किया जा सके। नगर की उत्पत्ति के संबंध में, ठीक है, लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया है? यानी नागरी की उत्पत्ति के बारे में बताना, वही नागरी लिपि के बारे में। नागरी लिपि के संबंध में लेखक का कहना है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नागरी लिपि के संबंध में लेखक का कहना है नागरी लिपि का जन्म नगर नामक शब्द से हुई है। नागरी लिपि का जन्म कहां से हुआ है? नगर नामक शब्द से हुई है। यह नगर किसी बड़े नगर का नाम था। यह नगर जो है किसी बड़े नगर का क्या था? नाम था। इसी से नागरी नाम प्रसिद्ध होते गया, और इसी से क्या हुआ? नागरी नाम प्रसिद्ध होते गया। अल बरूनी ने लिखा है, क्या लिखा है भाई, कि मलाव में नगरी लिपि का इस्तेमाल हुआ। सनई मतलब धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि इस लिपि का सीधा संबंध किससे है? पटना से है। पटना एक नगर, इससे नगरी का जन्म हुआ। पटना एक नगर, उसी से क्या हुआ? नगरी का जन्म हुआ। कोई दिक्कत? आगे देखिए। नगरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? तो देखिए 12वीं सदी के लगभग नगरी लिपि काफी फल फूल गई थी। 12वीं सदी के करीब नगरी लिपि क्या है? काफी फल फूल गई थी। यह एक सर्वदेशिक बनकर काफी ताकतवर बन गई।
सर्वदेशिक बनकर क्या हो गई, काफी ताकतवर बन गई। यह एक प्राचीन लोकप्रिय लिपि है। यह एक क्या है, प्राचीन और लोकप्रिय लिपि है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार कौन थे। देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत में आकर अंग्रेज की तरह अपना प्रभुत्व जमा लिए। जैसे अंग्रेज जो है बाहर से आकर भारत में अपना प्रभुत्व जमा लिए, उसी प्रकार गुर्जर प्रतिहार भी बाहर से आकर अंग्रेज की तरह अपना क्या किए, प्रभुत्व जमा लिए। वह धीरे धीरे भारत के कुछ हिस्सों में अधिकार कर राज करने लगे। भारत के कुछ हिस्सों में वे अधिकार करके क्या करने लगे, राज करने लगे। महिर भोज, महेंद्र पाल आदि शासक प्रख्यात प्रतिहार शासक थे। ये सब जो शासक हैं प्रख्यात जो है कहाँ शासक थे, प्रतिहार शासक थे। अगला देखिए, निबंध के आधार पर कालक्रम से नगरी लेखों के संबंधित प्रमाण जो है उसको क्या करना है, प्रस्तुत करना है। आंसर देखिए क्या, नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख, नागरी लिपि का जो प्राचीनतम लेख है दक्षिण भारत से प्राप्त होते हैं। कहां से प्राप्त होते हैं, दक्षिण भारत से प्राप्त होते हैं। धीरे धीरे यह समृद्ध होती गई। धीरे धीरे क्या हुआ, यह समृद्ध होती गई। इसके विकास के कालक्रम 1754 ईस्वी, इसका विकास का जो कालक्रम क्या है 1754 ईस्वी का दंती दुर्ग का समांगर दानपत्र, ये सब उसका उदाहरण है। 840 ईस्वी का महिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति, ये सब उदाहरण है। 850 ईस्वी का गणितज्ञ महावीर चारे का गणित सार संग्रह, ठीक है उसका देखिए। 212 ईस्वी का कोसी देव के शिलालेख, 260 ईस्वी का ताम्रपत्र आदि नगरी लिपि में है। इसका प्रयोग इस समय इस्लामी शासकों के समय में भी बखूबी किया गया। इस्लामी शासक समय भी इसका प्रयोग क्या हुआ, बखूबी किया गया, जिससे यह पता चलता है कि उस समय यह नागरी लिपि हो चुकी थी। मतलब इन सबों से पता चलता है कि उस समय क्या थी, यह नागरी लिपि हो चुकी थी। कहीं कोई दिक्कत, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देते हैं। आंसर देखिए क्या है, नागरी लिपि के साथ साथ दक्षिण भारत के तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ लिपि का विकास हुआ। कौन कौन लिपि का विकास हुआ, दक्षिण भारत के तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ लिपि का क्या हुआ, विकास हुआ। यह लिपियां भी नागरी लिपि की तरह, किसके तरह, यह लिपियां भी नागरी लिपि की तरह प्राचीन यानी पुरानी ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। प्राचीन यानी पुरानी ब्राह्मी लिपि से क्या हुई, डेवलप की है, विकसित हुई है। नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं। देखिए क्लास से रेगुलर रहता है, टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी जब जब हमको टाइम मिलता है हम वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, जिससे जो बच्चे मतलब डायरेक्टली रूप से मतलब लोकल नहीं है, जिस कारण से क्लास नहीं आ पा रहे हैं, दूर के हैं, वो वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इसीलिए जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, ठीक है। देखिए लेखक को देवनागरी नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं, लेखक इस संबंध में क्या बताते हैं। आंसर देखिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेखक के अनुसार सप्रमाण नहीं बताया जा सकता, मतलब सबूत के साथ नहीं बताया जा सकता कि यह देवनागरी कैसे अस्तित्व में आया। मतलब पूरा हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते कि यही कारण है, ठीक है। एक मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है। एक मत के अनुसार, एक विचार है, उसके अनुसार क्या कहा गया कि बाकी नगर क्या है, सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनगरी है। परंतु काशी क्या है, देवनगरी है। इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपियां का नाम देवनागरी पड़ा। इसीलिए काशी में जो प्रयुक्त लिपियां है उसका नाम क्या पड़ा, देवनागरी पड़ा। एक अन्य मत के अनुसार गुप्तों की राजधानी, अन्य मत के अनुसार क्या है, गुप्त लोग है जो उसकी राजधानी देवनगर भी कहा जाता है। पटना को क्या कहा जाता है,
देवनागरी भी कहा जाता है, इसलिए यहाँ प्रयुक्त लिपि को क्या कहा गया, देवनागरी नाम दिया होगा। ठीक है, कहीं दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इस प्रकार इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया है। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा, इससे पहले जो वीडियो उसमें लेखक परिचय, पाठ का सारांश, इसमें हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर को देखा। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आप लोग को ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।